हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर 5 की, ठीक है, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये यूनिट का नाम है और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपने पहले ही हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये पढ़ चुके हो, आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और आज थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि कुछ बेसिक्स हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वो इसमें काम आने वाले हैं। बाकी कुछ होगा जो हम नया इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बस आपको क्या करना है, शुरू से चैप्टर को टॉपिक वाइज, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, तभी ये चैप्टर समझ में आने वाला है। अदरवाइज़ ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी ये पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर नीट एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये कि जो वर्क है मेंडल का और उनके अदर फॉलो जिन्होंने उनको भी फॉलो किया, ठीक है, वो भी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो वर्क किया, रिडिस्कवर्ड किया मेंडल के वर्क को, तो उन सब ने क्या किया, एक आइडिया दिया था इनहेरिटेंस पैटर्न का। इनहेरिटेंस पैटर्न सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंडल से पहले ये बिल्कुल किसी को नहीं पता होता था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स आती हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो भी ये नए नए ऑर्गेनिजम्स आते जाते हैं प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से, तो वो जो कैरेक्टर्स उनके पास ट्रांसफ़र होते हैं और वो मैच करते हैं थोड़े से अपने पेरेंटल कैरेक्टर से। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उसके अंदर, तो वो साइंटिस्टों ने बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हैं, जिसके थ्रू ये कैरेक्टर्स भी जाते हैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में। और उसी को उन्होंने बोला था, मेंडल ने फैक्टर नाम दिया गया था। उसके टाइम पे ना ये पता था कि जीन कुछ होता है, ना ये पता था कि जेनेटिक्स कुछ होती है। बाद में से फिर कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने जीन को डिस्कवर किया, जिन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया, और फिर जेनेटिक्स बन गई एक नई ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आपने 10th क्लास में ठीक से पढ़ा है तो। अब हम आगे देख लेते हैं कि हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। उस टाइम पे यहाँ पे देखो आपको फैक्टर वर्ड मिल गया ना, तो ये जो फैक्टर वर्ड है, अगर उस टाइम की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है कि जो फिनोटाइप था वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि कौन डिटरमाइन करता है। तो होता क्या है, फिनोटाइप का मतलब होता है जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अब कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक बेसिस को इनहेरिटेंस के, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी जेनेटिक इस मटेरियल की ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चरल जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है, वो कैसी हो गई, वो बहुत ज़्यादा इजी होने लगी। और फिर नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर उसको बायोलॉजी में अटेंशन किया जाने लगा और ये एक नई फील्ड बन गया बायोलॉजी का, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील करती है विद द हेरिडिटी, ठीक है। तो जो एंटायर बॉडी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो क्या थी, कंसिक्वेंट डेवलपमेंट था, ठीक है। कुछ मेजर कंट्रीब्यूशंस थे वाटसन से, क्रिक से, नीरेनबर्ग से, खुराना से, कॉर्नबर्ग से, ठीक है, बेंजर से, मोनोड से, ब्रीनर से। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो डीएनए की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें या जीन की बात करें या एलील की बात करें, क्रोमेटिन की बात करें। इन सब के अंदर इन साइंटिस्ट का जो भी इस लाइन में आपको दिख रहे हैं, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ये पता करने में कि एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन, वो आखिर होते कैसे हैं, ठीक है। तो इन्होंने उस बड़े पजल को सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपको देखो लिखा है कि बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये हमेशा टैकल रही है कि एक्चुअल में इवोल्यूशन होता कैसे है। अभी जो अवेयरनेस है कुछ कौन से एरिया में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के एरिया में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के एरिया में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एरिया में, वो क्या है, वो उस
लेवल तक पहुंच गई है जहाँ पे जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जितने भी मैंस के इवोल्यूशन हुए, ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, केल की बात करें, ब्रोकली की बात करें, कोई भी हो जिसका भी फाइनली इवोल्यूशन हुआ है। फॉर एग्जांपल जिराफ की हम बात कर लें जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था ओरिजिन ऑफ थ्योरी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्लियर करती हैं कि हाँ, पिछले अगर हम कुछ 100-150 सालों की बात करें तो उस टाइम पे साइंटिस्टों ने अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया है कि आज उसकी स्टडी बहुत इजी हो गई है। और आज हम किसी भी फीटस का जो क्रोमोजोम पैटर्न है, जो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न है, वो हम पता कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसको कोई डिजीज़ तो नहीं है किसी तरह का, इसको कोई क्रोमोजोमल एब्रिवेशन तो नहीं है, किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ताकि फिर उसको ट्रीट करने में सिंप्लीफाई हो। अभी लिखा है कि इन दिस यूनिट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड एक्सप्लेन्ड। तो अब जो ये यूनिट है इसमें हम यही बताने वाले हैं ये लोग कि जो डीएनए है वो कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, कैसे ट्रैवल करता है वो जनरेशन टू जनरेशन, कितना सॉलिड वो बायोमॉलिक्यूल होता है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को हेल्ड करके रखता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंस क्यों होते हैं, हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर एक जैसा जेनेटिक मटेरियल है बावजूद उसके हमारी हर सेल का फंक्शन अलग क्यों है, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं अगर वो क्रोमोसोम्स ज़्यादा या कम हो जाएं तो कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं उनसे, क्या वो क्योरेबल होती हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उनका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। हम मेंडल की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उनका चाइल्डहुड हम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने किस तरह से पी प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने उसको क्यों चूज़ किया, ये हम पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन का जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है वो क्या है और कैसी क्या चीज़ है जो इवोल्यूशन को प्रोसीड करती है आने वाले टाइम के लिए, और इवोल्यूशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होने वाले हैं, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये नाम आपको दिख रहा है, जेम्स डेविड वॉटसन वाज बोर्न इन शिकागो, तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो 1947 में उन्होंने बीएससी डिग्री ली थी जूलॉजी के अंदर, और इस साल के अंदर उनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो जो चिड़िया होती हैं उनको वो देखते रहते थे, चिड़िया हों, बत्तख हों, तोते, मैने, मतलब जो भी बर्ड है। और उन्होंने क्या किया, हैड मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिज़ायर टू लर्न जेनेटिक्स। This became possible when he received a fellowship for graduate study in zoology at Indiana University। ये यूनिवर्सिटी यूएसए में है, तो इन्होंने यहाँ से अपनी जो फेलोशिप रिसीव की थी वो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया उसने, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया अपनी रिसर्च को कॉन्टिन्यूस करने के लिए। और उन्होंने सब कुछ भुला के अपना फोकस पूरा रिसर्च पे लगा दिया, और उसी के बदौलत आज हमको जो डीएनए की स्ट्रक्चर पता चलती है कि जो डीएनए वो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो जेम्स वॉटसन और क्रिक की वजह से ही पता चलती है, अदरवाइज़ तो कभी पता नहीं चलती। तो उन्होंने अपना पूरा मोस्टली कह सकते हैं कि जो जीवन था वो उसमें बिता दिया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जो ये दिख रहा है आपको, ब्लूमिंगटन वेयर ही रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री इन 1950 ऑन अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरियोफाज में बता दूं स्टूडेंट्स की, ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं स्पेशल तरह के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर मतलब बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं, और ये उनके ऊपर या तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उनको बिना डिस्ट्रॉय करे, या फिर उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कि वो किससे मिले थे, फ्रांसिस क्रिक से, ठीक है। ये जो नाम है फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन, तो ये आपको दोनों साइंटिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। उनका जो पहला रिजल्ट था, पहला एफर्ट था, वो अनसेटिस्फाइड था, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि यार क्या हो रहा है, ये अपन को डीएनए समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे अपन लोग इस पर। फिर क्या किया उन्होंने, देयर सेकंड एफर्ट बेस्ड अपॉन मोर एक्सपेरिमेंटल। उनका जो सेकंड एफर्ट था बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था, वो बहुत एक्साइटेड भी थे और बहुत सीरियस भी थे उसको लेके,
और थोड़े से वरिड भी थे कि यार क्या होने वाला है, कैसे होगा, बस कुछ नहीं पता है, और वो करे जा रहे थे। एविडेंस एंड बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर, और जो न्यूक्लिक एसिड के जितने भी लिटरेचर थे, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, तो उन्होंने उसको पढ़ा, थॉरली स्टडी किया, उससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब होप मिली एक तरह की, और एक कुछ एविडेंसेस में मिले कि हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर जो रिजल्ट था अर्ली इन मार्च 1953 इन द प्रपोजल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो यही उनका फिर पेपर था जो पब्लिश्ड हुआ था इस ईयर में। और उसमें क्या लिखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताई थी कि जो डीएनए होता है वो हमेशा मोस्टली अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सेप्ट द वायरसेस, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। बैक्टीरिया के अंदर ये सर्कुलर होता है, और बाकी यूकैरियोट्स के अंदर ये लीनियर फॉर्म में होता है, राइट। और यूकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर भी होता है। मुझे बताओ कहाँ पे होता है, ठीक है। एनीवेज, अब जो है ये फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक वॉज बॉर्न ऑन 8 जून 1961, ये इनका बड़ा इनका नाम है ये। इसमें इनकी जो बर्थ हुआ था नॉर्थएम्प्टन में इंग्लैंड के अंदर। ही स्टडीड फिजिक्स, उन्होंने स्टडी की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, और ऑब्टेन की थी उन्होंने बीएससी डिग्री 1937 में। उन्होंने कंप्लीटेड की अपनी पीएचडी 1954 में, और उन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की भी जो टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़फुल होती है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल और एनी मॉलिक्यूल, राइट। क्रिटिकल इन्फ्लुएंस जो था क्रिक्स का, वो क्या था, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, ठीक है, किससे, वॉटसन से। उस टाइम पे वो कितने थे, केवल 23 साल के थे, और उन्होंने 1953 में जो प्रपोजल रखा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड था। और उन्होंने एक एप्लीकेशन की स्कीम दी कि किस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेट करता है। और क्रिक्स वॉज मेड एन एफआरएस इन 1959 में। वो एफआरएस मतलब एक सीनियर पोस्ट पेज साइंटिस्ट उस टाइम पे अपॉइंट हुए थे। और जो ऑनर्स थे टू वॉटसन विथ क्रिक इंक्लूड द जॉन वॉलिन्स वॉरन एंड प्राइज ऑफ द मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल 1959, द लस्कर अवार्ड इन 1960, द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन 1962 एंड अबव ऑल द नोबेल प्राइज इन 1962। और आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज़ है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, और उनको फाइनली नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। किसके लिए मिला था, केवल इस स्ट्रक्चर को पता करने के लिए कि डीएनए किस स्ट्रक्चर का होता है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं आपको इसमें एक स्टोरी बता दूं जो उसके अंदर एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। एक्चुअल में क्या था, ये 4 लोग थे, क्योंकि ये लोग जो इन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया, जो इनकी जो स्टडी थी, वो एक और लेडी थी जिनका नाम था मॉरिस विल्किंस। क्या नाम था स्टूडेंट्स, उनका नाम था मॉरिस विल्किंस, नहीं क्या बोल रहा हूँ ये मैं, उनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। मॉरिस विल्किंस भी इनके वो थे को पार्टनर थे, और कह सकते हैं कलीग थे, जो साथ में इन्वॉल्व हुए थे इस रिसर्च के अंदर। बट ये 2 नाम ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन उनको भी जो है नाम को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये जो डिस्कवरी थी इनकी रिसर्च, ये फेल हो जाती, ये नोबेल प्राइज़ शेयर नहीं कर पाते, और डीएनए की स्ट्रक्चर ये कभी ज़िंदगी में पता नहीं कर सकते थे। तो उन लेडी का नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना हमेशा। रोजालिंड फ्रैंकलिन थी वो लेडी। क्या हुआ था, इनकी बेचारी की डेथ हो गई थी ओवेरियन कैंसर से। अब ये मैं बताता हूँ क्यों डेथ हुई थी, और इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब था कि आपको ये पता नहीं होगा कि अगर एक्सरे से कोई ज़्यादा एक्सपोज होता है तो उसको कैंसर हो जाता है, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, और ये क्या करती हैं, सेल्स को डैमेज कर देती हैं, डीएनए को सेल्स के अंदर, और फिर वो एक कार्सिनोजेनिक डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो अब ये इनके पास एक क्या था, इनके पास सबसे बड़ा जो टास्क था वो ये था कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, जिससे हम इस डीएनए की स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, अब ये किसके ऊपर किया जाए, किस एनिमल्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी तैयार नहीं था, किसी को पता नहीं था। उस टाइम पे रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बोला कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप मेरे ऊपर करिए। इन्होंने मना किया कि नहीं, तो इन्होंने कहा अगर आप ऐसे नहीं करोगे कोई आगे नहीं आएगा, तो फिर कभी भी हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इनसे कहा कि जितनी भी एक्सरे डिफ्रैक्शन है, जो भी एक्सरे के एक्सपोजर्स हैं, सारे मेरे ऊपर करिए। तो उसकी वजह से उन्होंने सारे एक्सपोजर्स उनके ऊपर किए, और उसके बाद ही ये पता चल पाया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए डबल हेलिकल होता है। और उस एक्सरे एक्सपोजर की वजह से रोजालिंड फ्रैंकलिन को ओवेरियन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई, ठीक है। और एक और थे इनके साथ में, ये 4 लोग थे जिन्होंने इस पर वर्क किया था। उनका नाम था मॉरिस विल्किंस,
ठीक है। तो ये 4 लोग थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस स्ट्रक्चर को पता करने में और साथ में नोबेल प्राइज़ शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आई होगी ये स्टोरी। ये बहुत ज़रूरी थी आपको जाननी कि 4 लोग थे, 2 लोग नहीं थे, और किसकी वजह से ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो पाया था। वो थी रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिनको कि यूज़ किया गया था एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। बिकॉज जो एक्सरेज होते हैं, अगर आप भी कहीं पे जाते हो हॉस्पिटल में एक्सरे कराते हो तो हमेशा याद रखना कि एक्सरे ज़्यादा ना कराएं। एक्सरे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। जो रेज होती हैं वो हमारी सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती हैं, वो फिर रिपेयर भी नहीं हो पाता है और फिर वो कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है ये हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो पॉइंट है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का इनहेरिटेंस क्या होता है, 2 जीन का इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, व्हाट इज म्यूटेशन एंड व्हाट आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये पूरा का पूरा हमें इसमें कवर करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ये एडवाइस है कि आप इसको डेली के डेली पढ़ते रहें। अगर आपके पास एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ये चैप्टर वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी की साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई दूसरी बुक चाहिए उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कैम्बल चाहिए, आपको कैम्बल पढ़नी है, बट अभी तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कैम्बल तो छोड़ो, फिलहाल एनसीईआरटी को पकड़ो। और एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं जब तक कि पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। और इसकी लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की। और इसके लिए आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप अपना जो 10th वाला जो आपने पढ़ा था, जो चैप्टर आपको जिसने भी पढ़ाया हो वो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो सारी नॉलेज आपकी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। अगर आपको प्रीवियस थोड़ी सी भी नॉलेज है अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा एडवांस है, इसमें बाकी सब बेसिक्स वही हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। अदरवाइज कुछ टाइम तक तो इसमें कुछ नया है ही नहीं। ये जितना भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक ये सब वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। कुछ इसमें नई चीज़ें आएंगी वो हम पढ़ेंगे, जैसे ये भी आप पढ़ चुके हो, आई होप 10th क्लास में आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया, ये मल्टीपल एलिस भी 10th क्लास में था, तो आप एक बार उसको पढ़ लें और फिर इसको एक बार वो रिवाइज़ करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि इसमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है। ये जो आपको सब चीज़ें दिख रही हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है एक्चुअल में, और ये एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है ये लोगों के। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही स्टोरी वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये। अब हम कल पढ़ेंगे अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और आई होप आपने ये पढ़ रखे हैं, रिवाइज कर लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।